और इसी पर हम आ रहे हैं अदिति, जहां अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए साहब करो या मरो है। 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और इन 14 सीटों में जो मतदान होना है, इसमें आप समझिए कि रायबरेली अमेठी के साथ साथ पूरे अवध की बात होनी है। और अवध तय करता है, क्योंकि अवध वो ब्रिज है जो कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। अवध तय करता है कि क्या मनोदशा है मतदाता की, कहां कैसी चीजें जा रही हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण बात करूं, 80 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 51.19% वोट शेयर के साथ 64 सीट एनडीए के साथ हासिल किया था। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, 6%। इस बार कांग्रेस कम से कम 2 सीट की उम्मीद तो कर ही रही है। इसके साथ साथ गठबंधन भी यहां पर गड़बड़ है। पिछली बार जो गठबंधन था उसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ थे, 39% वोट शेयर था। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ है और एनडीए गठबंधन में है, और बीएसपी अकेले चुनाव है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही आएगा अदिति कि क्या बीएसपी इस बार स्पॉइलर का काम करने जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, रायबरेली 2019 में। एनडीए और बीजेपी को 13 सीटें, जिसमें बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। अब यहां पर क्या क्या फैक्टर है जो बहुत काम आता है। सबसे पहले तो मोदी का नाम, मोदी की गारंटी, राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या का मतदान भी इसी फेज में है, यानी कि अब अयोध्यावासी ही नहीं तय करेंगे बल्कि पूरे अवध में इस बात की परख होगी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में कितनी आस्था, या क्या इस बात पर वाकई में लोग यकीन कर रहे हैं कि अगर एनडीए को सत्ता नहीं मिली तो विपक्ष राम मंदिर तोड़वा देगा। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ये इसलिए क्योंकि राम मंदिर आस्था का प्रतीक नहीं, भारत का गौरव है। क्या कोई ऐसा गठबंधन या कोई ऐसी राजनीतिक दल इस बारे में सोच भी सकती है कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दे? ये तो शायद बाबर और अकबर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ महिला वोटर्स क्या बाहर निकल कर आएंगे, मतदान उसी तरीके से होगा। देखिए, 40-42 से कम तापमान नहीं है। महिलाएं इसमें घर से बाहर निकलकर मतदान करने में कितनी उत्साहित होंगी, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि लाभार्थी के तौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा रही हैं। इसके साथ साथ मुसलमान वोट अच्छा खासा समीकरण यहां पर रखता है, और फिर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राजपूतों में जो असंतोष की बात निकल कर आ रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। राजपूत असंतोष और उसके साथ साथ ब्राह्मण, ये 2 जाति आज अपने अपनी ध्रुवी पर चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो अदिति, एक संक्षेप में आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा, राम मंदिर का कितना असर इन 14 सीटों पर या उत्तर प्रदेश में आपने अभी तक महसूस किया है? मैं कल ही वापस लौटी हूँ। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ 3 सीट, लेकिन इस बार के चुनाव में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी के साथ साथ केसरगंज, ये 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13 की 13 भाजपा के पास थी, और इस बार चुनौती है रायबरेली, अमेठी, क्या कुछ होगा। अब आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, मैं आपको एक एक लाइन में ये बता देती हूँ। अमेठी से शुरुआत करते हैं। अमेठी में राम मंदिर का मुद्दा उतना ज्यादा प्रबल नहीं है। मुद्दा है अस्पताल का। संजय गांधी अस्पताल वहां पे बंद हो चुका है। उनको अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी है, रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंचना होता है, जिसमें लगभग 1 घंटे का या 40 मिनट का टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में एक वो मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है कि क्योंकि अब बूचड़ खाने में नहीं जाती हैं गाय, तो ऐसी स्थिति में गायों को खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है। उनके लिए गौशाला बना दी है, लेकिन खाना नहीं है, तो वो रात को छोड़ दी जाती हैं। किसानों के खेत में रात को जानवर घुसते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। वहां पर एक बात कही गई कि नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इस बार उनकी बात, कई लोगों की बात ये मानी, और बहुत रोचक बात है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम इस बार राहुल गांधी या गांधी परिवार को, वो शर्मा जी जो केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ नहीं, वो वेट कर रहे हैं गांधी परिवार का। लेकिन इस बीच में मैं ऐसी जगह पहुंची जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में ब्राह्मण थे, तो कई ब्राह्मणों ने जब शुरुआत की कि हम इस बार केएल शर्मा को देंगे, अंततः जब मैं पहुंची उनकी पंचायत में तो एक बात निकल कर आई। उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं मानता। ब्राह्मणों की पंचायत में कहा गया कि कुछ भी हो, लेकिन जो वोट है वो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। वहां से निकल के रायबरेली आते हैं। रायबरेली में कांटे की टक्कर है। एक लाइन में उनको वो नेता चाहिए जो हमारे साथ जमीन पर रहे, अगर हमें आधी रात को दिक्कत है तो हम उसके घर पहुंच पाए, यानी कि कांटे की टक्कर है। लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, लखनऊ में राम मंदिर का असर है, और वहीं अगर केसरगंज आते हैं तो केसरगंज में चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन जो पूरा रोचक रहा, किस तरीके से आखिरकार अमित शाह ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरी टिकट मत काटो, जो अभी तक मेरे ऊपर आरोप नहीं तय हुए हैं, आप टिकट काट के मेरे ऊपर आरोप उसको फाइनल कर रहे हैं। लेकिन फिर
जेपी नड्डा की बात न मानी, लेकिन अमित शाह के फोन के बाद सब कुछ सुलह हुई और छोटे बेटे को टिकट दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर है और खास करके गांधी परिवार का तो सब कुछ दांव पर है। रायबरेली और अमेठी, रायबरेली से खुद राहुल गांधी उम्मीदवार के तौर पर हैं, अमेठी से केएल शर्मा हैं और प्रियंका गांधी लगातार यहां से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इमोशनल अपील जबरदस्त है, लेकिन क्या ये इमोशनल अपील वाकई में काम करेगी? क्या जनता ने वहां पर जो देखा है कि राहुल गांधी के पास वक्त बहुत कम होता है ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पहुंच सकें, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दे सकें, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात होगी। लेकिन जैसा कहते हैं कि एक पारंपरिक कनेक्ट, क्या ये कनेक्ट वाकई में बहुत ज्यादा साबित होगा मजबूत, जिसकी वजह से यहां पर चीजें बदलेंगी? तो ये कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ साथ हम इस बारे में भी चर्चा करें कि अवध की 10 सीटों के साथ बुंदेलखंड की 4 सीट हैं जहां पर इस बार मतदान होना है। बुंदेलखंड में राम मंदिर का जो मसला है वो जरा ज्यादा अहम है, लेकिन इस पूरे खेल में जो एक जिसको कहते हैं ना डील ब्रेकर, वो डील ब्रेकर है मायावती जी की पार्टी बीएसपी। बीएसपी का खुद अपना अस्तित्व इस बार बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में है और मायावती ने अपने भतीजे को इस बार कैंपेन से एक तरह से बाहर निकाल दिया कि अगर बीएसपी बहुत अच्छा नहीं करती तो कम से कम उनके भविष्य पर बहुत असर ना पड़े। हालांकि जो देखा वो ये कि वो अपरिपक्व नेता हैं, अभी परिपक्व हो जाएंगे तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन खेल कुछ और है। इसके पीछे खेल ये है कि क्या बीएसपी इस बार वो काम कर रही है जो पार्टी स्पॉइलर का काम करती है। अगर कांग्रेस जीत रही तो वहां पे सेंध मार दो, बीजेपी जीत रही है तो वहां पे सेंध मार दो। क्या ये संभव है? और अगर ये हो पाया तो फिर कांची राम की जो नीति और रणनीति थी उसका पालन करती हुई मायावती दिखाई देंगी। बीएसपी पर बहुत संक्षिप्त में एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। तो सर अभी से नहीं, पहला फेज, दूसरा फेज, और जब हम 7वें फेज तक पहुंचेंगे तब तक मायावती का जो रोल है, और शायद इस बार हम ये छोड़ देते हैं कि वो किसकी बी टीम है किसकी ए टीम है, शायद इस बार ये नजर आ रहा है कि वे बताना चाहती हैं कि हाथी जिंदा है, मैदान में है, चुनाव लड़ रहा है, हम इसमें इसके साथ हैं, उसमें उसके साथ हैं, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में खत्म नहीं हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। शायद यही पूरा समीकरण यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। और चलते चलते बस एक छोटी सी टिप्पणी मुस्लिम वोटर्स पर। देखिए, इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान बड़े पैमाने पर हुआ है। कहां किसने कैसे शुरू किया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिस्टर एनालाइजर के शो में हम आपके सामने कल प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुस्लिम वोटर 2014 और 2019 के मुकाबले हताश नहीं है। आज मुस्लिम वोटर बाहर निकलकर मतदान कर रहा है। दरअसल जहां जहां मुस्लिम वोटर बड़े पैमाने पर है, वहां पर मुस्लिम वोटर के बीच में मतदान प्रतिशत 80 से 95% है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बताएगा कि हमारे देश की राजनीति की दिशा और दशा 4 तारीख के बाद क्या होने वाली है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम प्रांतों में।